सभी साथियों को नमस्कार। मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता DED RSVI संस्थान लखनऊ। साथियों, आज की हमारी इस चर्चा का विषय है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विज्ञान पाठ्यक्रम का शिक्षण। स्कूली पाठ्यक्रम में प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाता है तथा माध्यमिक स्तर पर विज्ञान को उसके विभिन्न प्रत्ययों कॉन्सेप्ट की सहायता से विज्ञान संबंधी घटनाओं को समझने एवं व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित विविध प्रकरणों को भली प्रकार स्पष्ट करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इस प्रकार दिए गए हैं। यदि विद्यालय में उद्यान की व्यवस्था है तो बच्चों को वहां ले जाकर विभिन्न पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों का क्रमिक ज्ञान करवाया जाए। इस ज्ञान के लिए आवश्यकतानुसार स्पर्श या अवशिष्ट दृष्टि का भरपूर प्रयोग करने की स्वतंत्रता दी जाए। पेड़ पौधों वनस्पतियों के अन्वेषण के लिए पहले दृष्टिबाधित बच्चे के लिए उनका मौखिक विवरण दिया जाए और फिर अलग अलग भागों का शिक्षक की देखरेख में क्रमिक अन्वेषण करने दिया जाए। यदि विद्यालय में उद्यान की व्यवस्था न हो तो बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के सभी नियमों का अनुसरण करते हुए निकटवर्ती सार्वजनिक उद्यानों में ले जाया जाए और ऊपर वर्णित विधि के अनुसार पर्यावरण की जानकारी सुलभ कराई जाए। प्रत्येक भ्रमण, चाहे वह विद्यालय के उद्यान में हो या सार्वजनिक उद्यान में, के उपरांत शिक्षक दृष्टिबाधित बच्चों से पुनः विचार विमर्श करे और यदि सूचना प्राप्ति में कुछ रिक्तियां गैप्स रह गई हों तो उनकी पूर्ति करे। प्रत्येक ऐसे पर्यावरण संबंधी भ्रमण के उपरांत छात्रों से अलग अलग ब्रेल लिपि या बड़े अक्षरों में अपनी जानकारी अंकित करने को कहा जाए और इस प्रकार प्रस्तुत जानकारी का शिक्षक सावधानी पूर्वक अध्ययन करें। इसके उपरांत हर बच्चे को आवश्यकतानुसार अलग अलग संबद्ध पर्यावरणीय प्रत्यय पुनः स्पष्ट किए जाएं। कुछ ऐसे पौधे जो हमारे आसपास उपलब्ध नहीं हैं, जैसे नागफनी, कैक्टस, चीड़, देवदार तथा विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे आदि, इन पौधों को गमलों में लगाकर समय समय पर दृष्टिबाधित बच्चों को दिखाकर समुचित जानकारी प्रदान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण अध्ययन से संबंधित अन्य अधिगम बिंदुओं को भी शिक्षक अपनी कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता के द्वारा बच्चों तक पहुंचा सकता है। इसके लिए अनेक उपयोगी सहायक सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कैसेट्स अथवा डिस्कस पर उपलब्ध पर्यावरण संबंधी जानकारी को प्रस्तुत करना, पर्यावरणिक भौगोलिक सूचनाओं को उभरे हुए नक्शों या मानचित्रों के रूप में प्रस्तुत करना, संबद्ध महापुरुषों अथवा पर्यावरण संरक्षण संबंधी विभिन्न विभूतियों की जीवनियां सुनाना, अपने नगर के प्रमुख स्मारकों अथवा संपूर्ण महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की मौखिक जानकारी देना तथा जब भी संभव हो इन स्थलों तक सार्थक शैक्षिक भ्रमणों का आयोजन करना, बच्चों को पर्यावरण संबंधी ज्ञान प्राप्त करने हेतु सदा प्रेरित करते रहना और उसके लिए प्रसंगानुसार रोचक सूचनाएं उपलब्ध कराना, बालकों को अनुकूलित उपकरण उपलब्ध कराना, जैसे टॉकिंग थर्मामीटर, टॉकिंग कैलकुलेटर, टॉकिंग कंपास, टॉकिंग वाटर लेवल इंडिकेटर, टॉकिंग वेट मशीन, टॉकिंग डिजिटल थर्मामीटर, पवन दिक् सूचक यंत्र, सोलर कुकर, सौर मंडल, विभिन्न जीव जंतुओं के मॉडल, कलर टेस्टर। इन्हीं के साथ साथ बच्चों में विभिन्न प्रकार के कमानीदार तुला, डायल वेट मशीन, उभरे हुए चित्र, ह्यूमन टार्सो, मानव कंकाल, मानव पाचन तंत्र, आँख, कान, दांत आदि के मॉडल ऐसा बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए जिससे उनको
सीखने में और अधिगम उनका बेहतरीन ढंग से किया जा सके। इसी के साथ साथ में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, आपको ज्ञात है। इसे स्पष्ट करने के लिए एक मॉडल तैयार किया जाए। इस मॉडल में एक लकड़ी का घनाकार बॉक्स हो, इसके एक सिरे पर बल्ब लगाया जाए जिसे बैटरी और स्विच से जोड़ा गया है, और दूसरे सिरे पर एलईडी सेंसर युक्त चिप लगाकर स्पीकर से जोड़ा जाए, एवं बीच में 3 छिद्र युक्त लकड़ी के टुकड़े लगे हुए हों। जब लकड़ी के टुकड़े के छिद्र एक सीध में होते हैं तो बल्ब का प्रकाश इन छिद्रों से होता हुआ एलईडी पर पड़ता है, चिप पर पड़ता है, जिससे चिप प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करके आवाज उत्पन्न करने लगती है। किसी भी लकड़ी के टुकड़े को थोड़ा आगे पीछे करने से छिद्र एक सीध में नहीं आते, तो बल्ब का प्रकाश चिप तक नहीं पहुंच पाता, परिणाम स्वरूप आवाज नहीं आती। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है। दूसरा उदाहरण अगर कहें, इसी प्रकार पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुओं में अंतर करने के लिए भी एलईडी चिप का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक कारीगर की सहायता से मॉडल बनाया जा सकता है। शिक्षक प्रेरित प्रयोगों के अंतर्गत ही एक अन्य घटना वाष्पीकरण का अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत दैनिक अनुभवों जैसे कपड़े सूखने की चर्चा, गीले रुमाल के सूखने का अनुभव कराया जा सकता है। इसी अनुभव को रुमाल लहराकर कराया जा सकता है, जिससे अनुभव हो कि ऐसी स्थिति में रुमाल जल्दी सूखेगा। सर्दी और गर्मी में कपड़े आदि के सूखने में लगने वाले समय में अंतर का जिक्र करके तापमान का प्रभाव बता सकते हैं। इसी के साथ साथ निम्न 3 बिंदुओं के आश्रय में भी हम विज्ञान अध्ययन के प्रति बच्चों को और थोड़ा तीव्रता दे सकते हैं, जैसे दृष्टिवान बच्चों की सहायता से विज्ञान सीखना। इस विधि की चर्चा पहले भी की जा चुकी है, किंतु यहाँ स्पष्ट करना उपयोगी होगा। इस विधि को उचित संदर्भ में रखना आवश्यक है। इसे केवल दृष्टिबाधित बच्चों की सहायता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, वरन परस्पर चर्चा के रूप में इसे देखना चाहिए, जिससे यह सिद्ध हो सके कि कोई किसी पर आश्रित नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया मिलजुल कर संपादित हो रही। विशेष विद्यालयों में यह सहायता अल्पदृष्टि बच्चों से ली जा सकती है। दूसरा देखें तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रयोगों में सुधार करना। इसे 2 मुख्य रूप से समझना चाहिए। एक, प्रयोग सभी के लिए साधन है, जिसे विज्ञान के मूल विचारों की चर्चा के लिए उपयोग किया जाता है। सभी इसे प्रभावों के रूप में परिवर्तित करके समझते हैं, अतः दृष्टिबाधित बच्चे इस संबंध में किसी निम्न श्रेणी में नहीं है। दूसरे, प्रयोग पूर्व एवं उसके करने के उपरांत निष्कर्ष को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, यह सभी के लिए है। विज्ञान संबंधी छूट। कई बार प्रश्न किया जाता है कि क्या दृष्टिबाधित बच्चों को विज्ञान पढ़ने से छूट मिलनी चाहिए। इस विषय में यह समझना चाहिए कि छूट देने के कुछ बहुत अनचाहे परिणाम हैं। प्रथम, विज्ञान के शिक्षण द्वारा अन्य विषयों को समझने में मदद मिलती है। दूसरे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में मूल्यवान सहायता मिलती है। तीसरे, आधुनिक युग में कई व्यवसायों को सक्षम रूप में करना विज्ञान शिक्षा के बिना संभव नहीं है। दृष्टिबाधित बच्चों को इन महत्वपूर्ण विचारों से दूर रखना उन बच्चों को और समाज दोनों के लिए अच्छा नहीं है। अपितु इस कारण से क्या करना चाहिए हम लोगों को? बच्चों को विज्ञान संबंधी छूट न दी जाए, बच्चों को विज्ञान अध्ययन कराया जाए तथा साथ ही साथ बच्चों के विज्ञान अधिगम हेतु अधिक उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्रियों की उपलब्धता कराकर उन्हें और अधिक से अधिक पुष्टता प्रदान की जाए। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।